लेकिन सच्चाई खुली कॉमनवेल्थ गेम्स के जरिए। उस समय से हमारे यहाँ से कुछ बच्चे गायब हुए और गए हैं, वो उनके माँ बाप को 25,000 30,000 ऐसे पैसा भी दे के गए। फिर उनमें से वो बच्चे लौटे, कुछ बच्चे इस हालत में थे, बिस्तरों पे थे, चलने फिरने के लायक नहीं थे। कुछ ऐसे सैडिस्ट लोग थे जो उनके साथ रहने के पहले मारपीट भी करते थे। क्या ये भारतीय थे कि अंग्रेज थे? इस समय एक होटल सीरीज चल रही है जो अपनी फ्रेंचाइजी किसी को भी दे रहा है। आपके पास 2 कमरे हैं, एक में आप रह लीजिए, एक को फ्रेंचाइजी मिल रही है। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, घंटे के हिसाब से आपको लड़का लड़की को देने हैं कमरे। और आजकल ये स्वैपिंग का भी जमाना चल गया। हाँ, क्योंकि मेरे पास जो लड़की आई वो किसी की वाइफ थी और वो रो रो के बता रही थी कि पत्नी बदला बदली होती है। अच्छा। इसकी पत्नी किसी और के साथ उसकी। मैंने कहा ऐसे कैसे, चॉइस कौन करता है? बोले चॉइस नहीं है, एक टोकरी में चाबी डाली जाती है गाड़ी, और जिसके हाथ में इसकी गाड़ी आ जाए, चाबी आ जाए, वो उसकी बीवी उसके साथ जाएगी। उनके संग क्या क्या किया जाता है ऐसे? देखिए, कोई लड़की ना माने, सब कह के चुप्पी पा जाते हैं। वो निकलना नहीं चाहती। पूछ के तो देखिए कि नन्ही सी मासूम जब आई हो और वो तैयार ना हो रही हो, रो रही हो, वो मना कर रही हो, मेरे नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। मिर्ची डाल के उसके साथ किया जाए, चूना डाल के उसके साथ सेक्स किया जाए। अभी आजकल ये दुबई में काफ़ी शेखों के पास इन्फ्लुएंसर और ये एस्कॉर्ट्स वगैरह जा रही हैं, मॉडल्स जा रही हैं। यहाँ तक कि होता है कि उनके ऊपर पॉटी तक कर दी जाती है और उनको बाहर सड़कों पे फेंक दिया जाता है। इसको आजकल नाम दिया गया पॉटो पॉटी पार्टी। मैं भी यही एक बात कहूँगी कि आखिर उनको इन्फ्लुएंसर क्यों करें? कि मिर्ज़ापुर जैसी चीज़ में मुझे भी कोई टोक रहा था कि आप नाम लेके कह रही हैं, कल आप पे ये लोग कुछ भी करेंगे। मैंने कहा मारेंगे ही ना, अब इस उम्र में और कुछ रहा नहीं। वो ससुर के साथ भी जाके सोती है, हाँ, पति के साथ भी, उसके सौतेले बेटे के साथ भी, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी। जिगोलोज हैं, जो अच्छे लड़के हैं, खूबसूरत बॉडी शॉडी बनाई हुई है उन्होंने, वो कॉलिंग पे जाते हैं। बड़े घरों की औरतें हैं, जो 50+ औरतें हैं, सब, कोई भी इससे नीचे नहीं है। नमस्कार। समाज को अच्छा करना और समाज में बदलाव लाना ये एक जुनून का कार्य है, और आज हमारे बीच में अतुल जी शर्मा हैं, जो कि एक ऐसी ही जुनूनी महिला हैं। इनका एक NGO है संकल्प नाम से, जिनकी ये डायरेक्टर हैं, और इन्होंने वेश्यावृत्ति के फील्ड में काफ़ी लोगों की मदद करी है और उनका उत्थान किया है। ये काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और काफ़ी ये अवार्ड्स भी पा चुकी हैं। तो मैं आज अतुल जी शर्मा जी का स्वागत करती हूँ और मैं इनसे जानना चाहूँगी कि आपने कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराई है? जो वो थेरेपी नहीं कराई है, क्योंकि आप जैसी जो हाई लेवल की सोल हैं वो इस धरती पे इसीलिए आती हैं, जब वो कोई उत्थान करने आती हैं तो उनका कोई मकसद होता है, वो मकसद लेके आती हैं, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आती हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपकी शक्ल किसी काफ़ी पर्सनैलिटी से मिलती है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी दर्शकों को कि आप कमेंट में डालिए कि इनकी शक्ल किससे मिलती है, ताकि आपको भी पता रहेगा कि ये कोई एक शख्सियत कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये एक बहुत मजबूत शख्सियत है। चलिए चर्चा आगे करते हैं। आप एक मैजिस्ट्रेट थी पहले तो। हाँ, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। लिमिटेड टाइम के लिए। पर आप इस फील्ड में आपने कैसे चुना? क्या आपको प्रेम में धोखा मिला या आपका प्रेम अधूरा रह गया? क्योंकि इसमें फील्ड में आने का तो बहुत हिम्मत का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। पर जैसे अभी आपने पास्ट रिग्रेशन की बात की, पहले मैं उस पर कहूँगी कि ये दूसरा सवाल है पहली बार का। कल भी मुझे किसी ने ये कहा, वो इस तरह की हीलिंग करते हैं, और उन्होंने कहा कि एक बार मैं आपका पास्ट जानना चाहूँगा, कभी मेरे पास आइए। आज आपने दूसरा सवाल किया। एक्चुअल में प्रेम में धोखा तो तब खाते क्योंकि हमने तो अर्ली एज में लव मैरिज कर ली उस जमाने में। अच्छा। पर मतलब सफल रही आपकी मैरिज तो? बिल्कुल बिल्कुल। और हस्बैंड ने सपोर्ट किया? बहुत बहुत। लेकिन ये जो सवाल है ये शायद सिरे से थोड़ा सा गलत है कि मैंने क्यों चुना। मैंने इसको नहीं चुना, इसने मुझे चुना था। अच्छा। क्योंकि बचपन से मेरा जो घर है बस एक आड़ी सड़क के दूरी पे है। यहाँ से रेड लाइट एरिया शुरू होता है, और ये सड़क पार करूँ तो मेरा घर आता है। अच्छा। और वहाँ से मुझे अगर निकलना मायका निकलना है स्कूलिंग के लिए तो उसी रास्ते से निकलना। अब चूंकि मेरठ एक कस्बाई मानसिकता का शहर है, तो लगातार हिदायतें होती,
ऊपर नहीं देखना है, वहाँ से निकलोगे कौड़े बाजार से निकलोगे ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना। तो वो उत्सुकता तो बराबर एक बच्चे में बन जाती है कि ऊपर देखना ही है, देखना है। डांट भी पड़ती, दुकानदार भी रोक के कहते बेटे किसकी बच्ची हो? उनकी हैं जी। तो फिर क्यों देख रही हो, ये खराब औरतें रहती हैं यहाँ मत देखो। फिर हमने अपनी मदर को सवाल किया खराब औरतें क्यों हैं वो? तो उनके पास जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि वो नाचना गाना करती है। तो हमने कहा भी नाचना गाना तो आप सब भी करते हैं, जो हमारे शादियाँ होती हैं उसमें भी नाचते हैं, ऐसे भी कोई फंक्शन हो तो उसमें भी गाना गाते हैं, ये क्या बात थी? तो उन्होंने हमें ये सोच के भाई इसका सुधारने वाला कोई है, मत पूछिए सवाल, ऐसे करके छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन वो मन में रही हमेशा, और शायद मुझे कोई खींच खींच के ले जा रहा था फिर में। ये मतलब आपके वो एक डिवाइन कॉलिंग थी। हाँ, पता नहीं। कभी कोई एक लड़की मिल गई जो उतर रही है वहाँ से, और मैंने उसको देखा तो वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी। और मुझे बताया गया वहाँ खराब औरतें रहती हैं। तो मैं रुकी, लेकिन वो मुझे देख के पलट के वापस हो गई। और मैंने स्कूल में कई दिन उसका इंतजार किया, जब शायद मैं 7th या 8th में पढ़ती रही होंगी। अच्छा। मैंने बहुत इंतजार किया कि वो आए तो मैं पूछूं तुम क्यों रह रही हो, वहाँ तो खराब औरतें रहती हैं। खैर वो काफ़ी टाइम, वो शायद मुझसे मुँह चुरा रही थी, और एक दिन मैंने उसको पकड़ा, आई वो स्कूल, तो मैंने कहा तू क्यों रहती है वहाँ? तो मेरी अम्मा कहती हैं कि वो तो खराब जगह है। उसने कहा कि सवाल ऐसे पूछ रही है, वो आज मैं सोचती हूँ ना उसके जवाब, तो मुझे लगता है कि वो उम्र से बड़ी थी। अच्छा। मतलब हम 6th 7th 8th में पढ़ने वाले बच्चे, एक्चुअली मुझे याद भी नहीं कि 8th में थी कि 7th में थी। तो बैसाखी से चलती थी वो। अच्छा। और बहुत सांवली सी, मतलब जरा भी कहीं से कोई लुक नहीं नॉर्मल था। हाँ। तो उसने कहा कि 2 बातें हैं, वहाँ खराब औरतें रहती हैं, उनमें से एक खराब औरत मेरी माँ है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वहाँ के बच्चों का कोई काम नहीं है, मगर मेरा भाग्य है ये कि मुझे पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ और जन्म से पोलियोग्रस्त हूँ। अच्छा। तो मेरी वहाँ उन बुरी औरतों में कोई जगह नहीं है। अच्छा। तब भी समझ आने लायक उम्र तो नहीं थी, ये क्यों। और फिर उसने बिल्कुल एकदम मुझसे बात करना बंद, कभी नहीं मेरे साथ, मतलब कभी स्माइल पास नहीं हुई, कभी आई कांटेक्ट नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मैं भी भूल गई इस बात को। फिर अर्ली एज में हमारा थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव रहा, पहले से हर बात पे जिद करना, आर्ग्यू करना, जब तक सवाल का जवाब ना मिल जाए पूछते रहना। फिर मैंने अपनी मदर को बताया कि वहाँ पे एक ऐसी लड़की थी। तो उन दिनों तो माँ बाप पीटते भी थे, ऐसा भी नहीं है कि आज नहीं। तो 1-2 थप्पड़ लगेगा, दोबारा नहीं पूछोगे, नहीं दोबारा पापा ही से बताएंगे। फिर नहीं पूछा। फिर अर्ली एज में चूँकि लव मैरिज की, और मतलब इंटरकास्ट तो नहीं कहूँगी उसे, लेकिन हम त्यागी हैं और वो पंडित हैं। इतना सा अंतर था, मगर वो भी घर वालों को मंजूर नहीं था। वो शादी हुई, खैर अर्ली एज में हुई, और मेरे 2 बच्चे हो गए बहुत अर्ली एज में। 18 साल के होते होते मेरे 2 बच्चे हो गए। अच्छा। अच्छा। मेरा बेटा छोटा था, तो तब फिर एक मतलब नेचर कॉलिंग थी, वो भी एक नेचर कॉलिंग। फिर से एक महिला मेरे पड़ोस में रहने आई, और मेरा मायका ससुराल वहीं पास ही हैं। तो बहुत सुंदर सी महिला थी, और लगभग 35-36 ऐसे एज होगी उसकी। और कोई उसके घर में नहीं रहता था, एक आदमी कभी कभी आता था जिसको वो अपना पति बताती थी। तो फिर धीरे धीरे कुछ चर्चाएं चलनी शुरू की। खुल के तो चर्चाएं उस जमाने में नहीं होती थी, मगर पता लगा कि उसका पति तो उसको छोड़ के जा चुका और ये कोई और है। अच्छा। तो वो घर में आने लगी थी काफ़ी। फिर काम को उसने कहा, तो मैंने कहा भी मेरे घर में तो है ऑलरेडी, लेकिन पास में एक को ज़रूरत थी। मैंने कहा तुम यहाँ कर लो। और मेरे बच्चे को खिलाती थी हमेशा। कहती मेरा कोई भाई नहीं है, इसको मैं अपना भाई मान लूँगी। तो मुझे क्या एतराज़ होता, मेरी सास को होता था। वो कहती थी कि ये इसको बच्चे नहीं है, इतनी उम्र हो रही है, इसे बच्चा पकड़ा देती हो। मैंने छोड़ो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। वो खिलाती थी। एक दिन फिर उसने जब हमसे बहुत अच्छी आंतरिकता हो गई, तब उसने अपने बारे में बताया। अच्छा। कि मैं बहुत छोटी थी, मुझे पिता की रंजिश में उठा लिया गया, 7-8 साल की रही होंगी, और बाजार में बेच दिए। अच्छा देखिए, मेरे लिए बाजार केवल कबाड़ी बाजार था। मुझे उस जगह ही नहीं मालूम। अच्छा। और ये भी नहीं मालूम कि वहाँ बेचा जाता है। अच्छा। कुछ नहीं पता था, क्योंकि चर्चाएं नहीं होती थी। आज तो बच्चों को बहुत जल्दी पता लग जाता है सब चीज़ का। तो फिर उसने बताया कि ये ऐसा होता है। और एक दिन कोई गांव के आए, फिर मैं इसी धंधे में थी, तो मेरे गांव के आए, मैं तो उन्हें पहचान गई, पर वो मुझे नहीं पहचान पाए। तो मैंने उनको कहा कि चाचा जी मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने भी थोड़ी इज्जत के बाद मान लिया कि हाँ शक्ल सूरत मिल रही है ये तो। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि चाचा जी तक तो ठीक है, लेकिन देह धर्म तो निभाना है, जिसके लिए पैसा दे के वो आए हैं। वो हर दिन आते रहे, और ये हर दिन गुहार लगाती रही, मुझे निकाल दो चाचा जी। हाँ चाचा जी।
और एक दिन चाचा जी ने कहा कि तुम सब अपना सामान समेट लो और पैसा वैसा भी ले लेना, क्योंकि बाहर हो सकता है अकेले रहना पड़े और मम्मी पापा ना तुम्हारे स्वीकार करें, तो तुम्हारे पास होना चाहिए पैसा। बेचारी ने सब ले लिया, जेवर था, पैसा था, औरों का भी ले लिया और मुंह अंधेरे निकल के आ गई। सज्जन गवर्नमेंट जॉब में थे वो, उन्होंने मेरे ट्रांसफर ले लिया था और इसको लाके वहां पे रख दिया। अच्छा। और महीने पर वो तो बाल बच्चेदार बड़े बड़े पोते पोती थे, रिटायरमेंट के नजदीक थे, तो धीरे धीरे इससे सब पैसा, जेवर, हर चीज उन्होंने अपने कब्जे में ली और एक दिन छोड़ के चले गए। शायद रिटायर हो गए थे और चले गए अपने घर, वो रह गई। अब पड़ोस में कोई और देख रहा था लड़का, तो उसने कहा ये तो और पति जो था, जो भी था, वो तो चला गया, अभी चलो मेरी भी शादी नहीं हुई, मैं रख लेता हूँ तुम्हें। अच्छा। उसने रख लिया। मतलब ऐसे औरतें फंसती जाती हैं ऐसे, बस ये उसने रख लिया और वो उसका नतीजा ये हुआ कि जो कुछ और थोड़ा बहुत बचा था वो भी वो ले गया। और मैं थैंक्स कर रही हूँ हर पॉडकास्ट पे, मैं केवल उस महिला को ढूंढने गई। मेरा कोई काम करने का, मैं जानती नहीं थी एनजीओ क्या होते हैं, सोशल वर्क क्या होता है। मैं सोशल वर्क सोचती थी कि किसी को खाना खिलाना, स्कूल चलाना, अस्पताल चलाना, ये सोशल वर्क है। तो लेकिन उस महिला के बाद मुझे ये पता लगा कि मैं उसको ढूंढूं, बस मेरे मन में एक इच्छा थी। लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां थी, सास नंद थी, सब थे कि भी शादी नहीं होगी अगर मैं वहाँ जाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने भी समझाया कि नहीं ऐसा मत करना, ढूंढने के बाद में ऐसे करके टाल दिया। और ऐसे समय बीत गया, मेरी एज 28 साल की हुई। अच्छा। देवरनंदों की शादी हो गई थी, सास ससुर भी हमारे गुजर गए अर्ली एज में। तब फिर मैंने एक दिन कहा मुझे वो ढूंढना है उसको बस एक बार, क्योंकि वो आई थी और आके मैं उसको रख नहीं पाई। वो मुझे वो समय नहीं भूलता, वो बात नहीं भूलती, तो मन में एक फांस जैसे रह गई थी। तो उन्होंने भी हंस के कह दिया कि अच्छा चले जाओ, देखो कैसे तुम्हें वो जूते मार के निकालती हैं वहाँ से। अच्छा। और वही हुआ, मैं हर जगह गई, हर जगह मुझको धक्के मिले, दरवाजे बंद हुए और किसी ने ये भी सलाह दी, कह रहे तुम अच्छे घर की लड़की हो, अच्छे घर की बहू हो, यहाँ क्यों आती हो, यहाँ अच्छी औरतें नहीं रहती। मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी को ढूंढने आई हूँ। फाइनली मिली? नहीं। लेकिन ये मैं अभी फाइनली जो मैं बता रही हूँ वो ये हुआ है इन पॉडकास्ट के जरिए कि मेरे पास वो जो उसका तथाकथित पति था, उनका फोन आता है। अच्छा। जो दोबारा ले आए थे उसको, और उन्होंने कहा, वो भी मुझे इनकी को पड़ोस की थी, भाभी बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाभी उसकी डेथ हो गई आगरा में। अच्छा, ओके। आगरा। तो मुझे थोड़ा सुकून ये हुआ कि वो इस नर्क से मुक्ति पा गई। मुझे 31 साल तो लगे जानने में कि वो कहाँ है, मगर थोड़ा सा मुझे ये सुकून आया कि मुझे पता है कि वो कहाँ रही, क्या हुआ। तो वो मुझे खींच के ले आई और उसके जैसे फिल्म वहाँ सैकड़ों दिखाई दी, फिर तो रम गए। आपने तो कई लड़कियों को बचाया है और कईयों का उत्थान किया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये क्या सिर्फ दिखावा है? क्योंकि आप देखिए सिर्फ बाहर में नहीं, घर में भी, कई प्रदेश में भी, जैसे यूपी आप बता रहे थे और ये कई मतलब राजस्थान वगैरह। तो इसमें क्या है, ये क्या है, मतलब क्या चलता है? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, प्रशासन भी फॉलो कर रहा है कि आज ये बेटी दिवस है, आज ये बालिका दिवस है, आज क्या दिवस है। चौराहे पे, ये तो स्टेट है दिल्ली, सेंट्रल है, ये तो सारी स्टेट की गवर्नमेंट भी बैठी है, सेंट्रल की गवर्नमेंट भी बैठी है, उनको चौराहे पे बेटियां नहीं दिखती, भीख मांगती, क्या वो सुरक्षित हैं? दिन भर भीख मांग रही हैं, रात को उसी फुटपाथ पे सो रही हैं। जब घर में हमारी 2-2.5 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, सड़क पे खेलता हुआ बच्चा सुरक्षित नहीं है, वो बेटियां हैं सुरक्षित? उनकी तरफ किसी को नहीं दिखता। सरकार के नुमाइंदे क्या निकलते नहीं है वहां से? मंत्री से लेके नेता तक और प्रशासनिक अधिकारी तक वहां से निकलते नहीं है, तो उनको दिखते नहीं है। कहा, मैं तो इसको खोखला ना रहा ये, और मैं इसको कभी ना मैं यूज करती हूँ और ना मैंने कभी ऐसी तरह से आप एक यूपी का वाकया बता रहे थे कि क्या वो दूध की बाल्टी का, सॉरी, एक वो वाकया बता रहे थे कि आप वो जो महिला होती है दूध की बाल्टी लेके जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूपी का एक वाकया बता रहे थे। बिल्कुल, ये इस तरह का है कि हमारे यहाँ लड़कियों का रेशो कम है। हाँ। और शादियां भी बहुत मुश्किल से होती हैं। हाँ। एक जमाना था कि लोग कहते हैं अरे किसी बिहार से ला दो, कोई मतलब खरीद के ला दो। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक वर्स्ट रूप है। तो फिर अभी कहीं और से भी ला दो, इस तरह का सब चलता है। एक लड़की अगर आ जाती है पैसा देके, उसके माँ बाप तो गरीबी को भुना गए, लेकिन जब वो आ जाती है उस घर में अगर 4 लड़के हैं, 5वां ससुर भी है, तो हर किसी को जाके, ये एक आम मिथक भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट यही है कि उसको सास कहेगी जाओ अपने ससुर को दूध दे आओ, ससुर को दे दिया। अब उसके कुछ और मायने हैं, वो ससुर कहते हैं चलो भाई तुमने ये कर लिया,
तुम एक गिलास दूध पी लो, अच्छा। तुम बहुत काम करती हो। हाँ। जेठ के पास जाएगी, पति के जाएगी, देवर हो तो उनके पास जाएगी, जो भी सबको जाएगी, हालांकि वो 10 गिलास दूध तो पी जाएगी। हाँ। मगर आप कैसे इमेजिन करते हो वो क्यों जाएगी दूध देने? हाँ। क्यों जा रही है वो? क्यों जा रही है? सास भी तो जा सकती है, वो खुद भी तो ले सकते हैं। हाँ हाँ। रूटीन का काम है, तो रोज ही दूध का हमारे यहाँ तो रिवाज है कि रात को दूध ही पीना है, तो फिर वो खुद से नहीं दे सकते। या जो माँ है, मजबूत है हमारे यहाँ की तो औरतें काम करती हैं, तो वो नहीं दे सकती। उस औरत को ये जिम्मेदारी है अगर, तो ये भी बड़ा मतलब ये घर के अंदर ही हो रहा है, मतलब बाहर के या घर के? देखिए आजकल तो रोज आ रहा है कि छोटी बच्ची के साथ रेप। हाँ। यानी ये वो है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है। मतलब कजन ही कर लेते हैं, कजन भी, चाचा, फूफा, नजदीकी रिश्तों में। हाँ। और ये है कमजोर पे ताकत की आजमाइश। यानी बाज के पंजे वो हर जगह उस बच्ची का इंतजार कर रहे हैं, जहां दिखे दबोच लो। और जिस आप राजस्थान का भी कह रहे हैं कि मतलब लोग तो वैसे डरते हैं राजस्थान में अपने बच्चियों को बढ़ाने के लिए, पर आप राजस्थान का भी एक वाकया बता रहे थे कि कई जाति के लोग, हाँ कई जाति के लोग हैं, वो तो देखिए उनका परंपरागत पेशा है, और वो नाचने गाने का होता था। अच्छा। हर जगह जहाँ भी कहीं है, या मेरे शहर में है तो वो बेडनी होती हैं, और वो उनका नाचने गाने का पेशा, उनका फैमिली आज भी वहीं रहती हैं, आउटडेटेड हो जाती है फिर भी वहीं रहती हैं, और स्वेच्छा से है। कोई आना चाहे तो यहाँ आए नाचना गाना करने के लिए, नहीं आना चाहे तो शादी कर ले। और जो बहुएं हैं वो पूरे घूंघट में और पूरी इज्जत और सम्मान के साथ रहती हैं, उनको इस पेशे से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। तो ये बड़ा अच्छा उनका सिस्टम था कि भाई ठीक है, मातृ सत्तात्मक चला रहे, नानी ने किया, माँ ने किया, अब हम हैं नाच गा के लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, और उसके बदले हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं। लेकिन समय जैसे जैसे मैं इन 31 सालों की अगर दास्तान कहूँ तो मेरे सामने बदला है सब कुछ, कि आज ना वहाँ उस्ताद होते हैं, ना वहाँ घुंघरू की आवाज़ आती, कभी ना हारमोनियम की, ना तबले, कोई आवाज़ नहीं आती। उस्ताद स्पेशली अपॉइंट होते थे जिनकी तनख्वाह होती थी कि वो आए हर रोज़ सिखाएं। लेकिन आज उससे भी ख़राब एक स्वरूप जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आया है, कि बाहर से लोग लड़कियों को बहका के ला रहे हैं और वहाँ बेच रहे हैं। उनकी बेटियाँ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, कामयाब हो रही हैं, और हमारी बेटियाँ उस दलदल में फंसी। बिल्कुल ये स्थिति है। तो ये स्थिति हो गई है जी। वेश्याओं के बच्चों का क्या भविष्य है? मतलब उनके भी तो बच्चे हो जाते होंगे, तो उनका क्या भविष्य है? देखिए दो कैटेगरी हैं ये भी। एक तो वो जो मालकिन है, हाँ, वो चाहे तो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दें। हाँ। क्योंकि इन 31 सालों में मैं ये सोचती हूँ कि मैंने भी काफ़ी हद तक प्रयास किए कि उनके बच्चे पढ़ें, और जो भी कर सकती हूँ करती हूँ, जितना भी उसको मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करती हूँ। हाँ हाँ। अब वो भी बढ़ाती हैं। लेकिन जो लड़कियाँ यहाँ धोखे का शिकार होकर आती हैं, उनको पहली बार तो बच्चा हो जाने देते हैं, क्योंकि इतने सालों में इतना तो हुआ है कि प्रिकॉशन लें, वो बिना प्रिकॉशन के किसी के पास नहीं जाएंगी। बच्चा हो जाता है अगर, वो हो जाने देती है पहली बार, ताकि वो उधर ही रहे, और छीन लेती बच्चे को भी। हाँ, वो उनके पास ना रहेगा तो माँ है, माँ तो बच्चे को नहीं छोड़ सकती। वो इस उम्मीद में रही कि मेरे पास 200 रुपये एक्स्ट्रा बचें तो मैं बच्चे को देख के आऊँ, तो 200 रुपये उसको देंगे, तो तब वो देखेगी अपने ही बच्चे को। दूध नहीं पिला सकती ताकि ममता ना पड़ जाए, बच्चे को ममता ना पड़ जाए, बच्चा पहचान ना ले, तो वो तो एक ऐसा है। अब वो उनके पास तो पढ़ाने का कोई साधन नहीं, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि आज वो यहाँ है, कल दूसरे शहर में चली गई, मैं ढूंढने जाऊँ कि कहाँ गई वो, उसके बच्चे का एडमिशन करा दो, वो तो है नहीं, दीदी अपने घर चली गई। अच्छा, मतलब उनके पास तो सीधा जाओ, अपने घर चली गई, क्योंकि घर वर कहीं नहीं जाती, कहीं और शिफ्ट कर जाती, जैसे उनको लगे कि हम लोग थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं तो वो शिफ्ट हो जाती नहीं, वहाँ से रहती। आप एक मेरे को वाकया भी बता रही थी कॉमनवेल्थ 2010 का भी। बिल्कुल, देखिए ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। उससे पहले मैं भी इससे शायद थोड़ा सा अनभिज्ञ थी, थोड़ी हमारी मीटिंग में चर्चा हो रही थी, जहाँ भी कहीं हम जा रहे थे, कि सेक्स टूरिज्म का एक बड़ा वस्त रूप आ रहा था, और वो मेरी समझ से ये आ रहा था कि जो टूरिस्ट आते हैं उनके साथ लड़कियां वो हायर करके लेके जाते हैं। लेकिन सच्चाई खुली कॉमनवेल्थ गेम्स के जरिए। अच्छा, उस समय से हमारे यहाँ से कुछ बच्चे गायब हुए। अच्छा, मतलब झुग्गी झोंपड़ियों में से। तो कुछ चर्चा चली, मीडिया वालों ने हमसे कहा कि थोड़ा भरोसा करते हैं मुझ पर प्रेस वाले, तो उन्होंने मुझसे कहा दीदी हम वहाँ तो किसको कहें, लेकिन ऐसा है कि यहाँ से कुछ बच्चे गए हैं दिल्ली, और गए हैं वो उनके माँ बाप को 25,000 30,000 ऐसे पैसा भी दे के गए। अच्छा, बच्चे कहाँ गए होंगे? अरे तो मैंने भी नॉर्मली सोचा, अरे मैंने कहा थोड़े बड़े होंगे, घरेलू कामकाज के लिए अधिकारी लोग रख लेते हैं बिना ये सोचे कि नाबालिग से काम करा रहे हैं। चलो, फिर भी जब थोड़ा दबाव बना तो मैंने जाके थोड़ी सी पड़ताल की, पता लगा कि जी हमको तो पैसे देगा, और बच्चा मुश्किल से 15 दिन के लिए तो गया है, 8 दिन के लिए गया है, आ जाएगा। 2010 की बात है। जी हाँ हुए, और फिर उनमें से वो बच्चे लौटे कुछ,
17 के करीब बच्चे लौटे। बाकी लौटे नहीं लौटे मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि वो लोग भी वो करते रहते हैं ना, प्रवास, आज यहाँ है कल कहीं और है। तो 17 बच्चे लौटे, वो इस हालत में थे। उनकी माँ को किसी तरह से उन्होंने मुझसे संपर्क किया मीडिया के जरिए, कुछ और लोगों, और मीडिया के लोगों ने मुझे कहा कि दीदी वहाँ चलना है बहुत ज़रूरी। मैंने कहा बेटा शोर मत मचाना, बिल्कुल भी ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, बच्चों के जीवन का प्रश्न है और उनकी मतलब सर्वाइवल का भी है उनके, तो कुछ मत कहना। मीडिया ने मेरा पूरा साथ दिया उसमें। हम लोग वहाँ गए, बच्चे इस हालत में थे, बिस्तरों पे थे, चलने फिरने के लायक नहीं थे। कुछ ऐसे सैडिस्ट लोग थे जो उनके साथ सेक्स करने के पहले मारपीट भी करते थे। अच्छा, जिनको इसी में ही आनंद मिलता था, और ये उनका चरमोत्कर्ष नहीं था। और क्या ये भारतीय थे कि अंग्रेज थे? सब विदेशी लोग थे ज़्यादा, विदेशी लोग थे ज़्यादा। जो आए हुए थे यहाँ, उनके साथ वो बच्चे लगेज उठाने के नाम पे ले जाया गया। माँ बाप को भी यही मालूम था। मैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानती हूँ कि वो तो गरीबी है, गरीबी जो ना करवा दे। उन्होंने कहा भी इसमें एक साथ 30,000 25,000 हमको मिल रहे हैं, बच्चा जा रहा आ जाएगा 8-10 दिन में, क्योंकि उन्होंने बाकायदा सब उनको कहा कि 8 दिन में आ ही जाएगा, आप इससे बेफिक्र रहना। कोई मीडिएटर रहा होगा जरूर उनके बीच में जिसने विश्वास दिलाया उन लोगों को। मैं हालांकि उसको नहीं पहचान पाई, मैं चिन्हित नहीं कर पाई। और बच्चे बहुत बुरे हालत थी, सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, दर्द से करहा रहे थे, बिस्तर में पलट भी नहीं पा रहे थे, और उनके पास इलाज नाम को पैसा नहीं था, क्योंकि 30,000 तो वो बेचारे खर्च कर चुके थे ज़रूरतों में, नहीं था उनके पास कुछ भी। तो ये तब मुझे ये लगा कि ये है सेक्स टूरिज्म। अच्छा, और फिर आपने बच्चों को कुछ तो बचाया होगा? बच्चों को देखिए, जो 17 बच्चे वो तो आ ही गए थे। जो उनका जितना हम सरकारी तौर पे इलाज करा सकते थे वो कराया। अभी ये छिपा के कि ये एक एक करके कराना पड़ा, देखिए ये बात एक्सपोज ना हो जाए। ये नहीं कर पाए हम कि एक साथ ले जा, क्योंकि वो बड़ा बवाल मचता, बड़ा उसको होता। उन लोगों को शायद उजाड़ दिया जाता, शायद उन लोगों के साथ और ज्यादा जाति की जाती। हमारी आदत है कि हम पीड़ित को ज्यादा दबाते हैं। बिल्कुल, हमारी आदत पड़ गई है कि हम जो विक्टिम है, जो अपनी शिकायत लेकर उस पर 100 इल्जाम लगाए। किसी की लड़की चली जाए तो कहेंगे तुम्हारी लड़की ही भाग गई होगी लड़के के साथ। वही उन बच्चों के साथ होता कि ये खुद गए, तुम लोगों ने पैसा खा लिया। उल्टा इन पे भी बेचने का लगाया जा सकता है। तो हमने बहुत नॉर्मली कर करके दूसरे जनपदों में गांव देहात के डॉक्टर्स से हर तरह से उन बच्चों का इलाज किसी तरह से कराया। और बिल्कुल सभी हैं। तो मतलब ये काफी मतलब बच्चों के संग बहुत बुरा हाल होता है। बहुत। और ये कई लोग तो ये 10 से ये भी देखा है कि वो थिनर तक सूंघ लेते हैं कि भाई वो नशे में ही रहे। देखिए वो तो एक अब क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा आज तक प्रिया जी ये, कि लोग क्यों नहीं देख रहे। जैसे स्टेशन पे आप जाइए, आप कभी अब गौर करिएगा मेरे कहने के बाद, स्टेशन पे जाइए तो आपको बच्चे दिखेंगे कुछ जिनकी उंगलियां सफेद होंगी एकदम, नाखून भी उंगलियां भी, जैसे अभी कहीं व्हाइट वॉश करके आए हो, इस तरह की होंगी। व्हाइट वॉश नहीं है वो फ्लूइड है जो उनके हाथ पे लगा हुआ है, और वो कपड़े में डाल के मुंह से सूंघते। कोई भी कपड़ा मिल जाए गंदा पड़ा है, उनको फ्लूइड सूंघना है, इसमें तलब लग रही है। दिन भर वो कूड़ा भी नहीं है, केवल इसलिए कि 30 रुपए बन जाए तो एक फ्लूइड की शीशी ले ली। अच्छा, वो फेंकेंगे, थिनर लेंगे और उससे मुंह में डाला, सो गए। वो जीने के लिए नहीं पी रहे, वो मरने के लिए कमा रहे हैं। 30 रुपए कमा रहे हैं और 2-2 3-3 दिन तक भूखे पड़े रहते हैं इस हालत में। अभी लड़कियां भी तो ये चकाचौंध की दुनिया में मतलब फंसती जा रही है, जहाँ से मैं फंसती जा रही है। कई वाकया होंगे ऐसे, मतलब आप बताइए क्या वाकया? देखिए, क्योंकि कईयों की तो देखो होता है छोटी उम्र में शादी हो जाती है और फिर आदमी चलो कहीं बेच के छोड़ के चला गया। ये तो नॉर्मल बातें हो गई। लेकिन एक ये बड़ा चल रहा है। देखिए जैसे सोशल, मैं बुरा नहीं कहती, सोशल मीडिया एक ज्ञान का भंडार है। अगर आप यूज करें तो, और आप इसको मिसयूज करें तो ये गंदगी से भरा पड़ा है। बिल्कुल। लड़कियों में मतलब देखिए गांव देहात से बड़ी अच्छी लड़कियां निकलती हैं। खिलाड़ी आप देख रहे होंगे, पूरा वेस्टर्न यूपी खिलाड़ियों की एक उपज है। लेकिन ऐसी भी बच्चियां हैं कि जिनको थोड़ा सा बहुत हाईलाइट्स देखती है, शहरी जिंदगी चकाचौंध, दोहरी जिंदगी हम जी रहे हैं। गांव से निकले, सड़क पे आए, हम शहर में आ गए, क्योंकि हमारे सब गांव शहरों में आ गए, शहरीकरण हो रहा है। और जा रहे हैं तो वो चकाचौंध देख रहे हैं, अरे वो लड़की कैसे, वो ये। उस लग्जरी को पाने के लिए लड़की हर इस्तेमाल कर रही है। जो भटक गई वो इस्तेमाल कर रही है। वो कैसे कैसे क्या नहीं होता, मैं आपको कैसे बताऊं कि इस समय एक होटल सीरीज चल रही है। होटल? हाँ। अच्छा। जो अपनी फ्रेंचाइजी किसी को भी दे रहा है। अच्छा। आपके पास 2 कमरे हैं, एक में आप रह लीजिए, एक को फ्रेंचाइजी मिल गई आपकी। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, घंटे के हिसाब से आपको लड़का लड़की को देने हैं कमरे। अच्छा। वो चले जाएंगे, उनकी कोई आईडी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कॉलेज के लड़के लड़कियां हो सकते हैं, बाहर घूमते हुए लड़के लड़कियां। फसावड़े जो हमारे यहाँ लव जिहाद टाइप की चीज चल रही है, उसमें फसावड़े में ला के वहाँ पे ला से, लेकिन कुछ नहीं है। थोड़ा सा हमने शोर मचाया तो एक
बड़ा सा बयान आ गया कि अब पति पत्नी के अलावा आईडी देखे बिना किसी को कमरा नहीं दिया जाएगा, लेकिन रोज चल रहा है सब। रोज चल रहा है। और पूरा नोएडा में मैंने देखा जगह जगह लिख रहा है, एक फ़ोन नंबर लिखा, नीचे होटल का नाम लिखा है। हाई सोसाइटी में भी चल रहा है आजकल। मॉलों में जो लड़कियां घूम रही हैं ज़्यादातर तो यही है कि मतलब उनको खर्चे के पैसे चाहिए। हाँ, तो वो भी तो लग्जरी, खर्चे के नहीं है वो, खर्चा तो माँ बाप दे रहे हैं लेकिन लग्जरी है वो। लग्जरी आपको आईफोन चाहिए और आपको ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड घड़ी, ये सब चाहिए। यहाँ मैं मानती हूँ कि सोसाइटी दोषी है, पेरेंट्स दोषी है कि आप क्यों नहीं पूछ रहे। 1.5 लाख की घड़ी बांध रही है, कहाँ से आई आपके पास? 1.5-2 लाख का फोन ले रही है, कहाँ से आया? बिल्कुल। मैं कई बार कुछ लड़कियों को कहती हूँ कि भैया मेरा तो ये बहुत पुराना फोन हो रहा है, बिल्कुल बेकार हो रहा है, बदलने का मन ही नहीं होता कि अभी तो चल रहा है। तुम कैसे ऐसे रोज रोज बदलती हो भाई? नए, अरे आजकल तो आंटी ये आया हुआ है, अब ये वाला आया, वो कैसे, कहाँ से पैसा आ रहा है? माँ बाप तो मेहनत कर रहे हैं, बाप पूरी दिन खट के आ रहा है और तुम 1.5 लाख का फोन चला रही हो, शूज पहन रही हो तुम चमार ब्रांड के, मोची ब्रांड के, तुम जूते चप्पल पहन रही हो, कहाँ से तुम्हारे पास इतना पैसा आ रहा है? और आजकल ये स्वैपिंग का भी जमाना चल गया। हाँ, देखिए ये स्वैपिंग की घटना बहुत पहले एक आई थी कि मेरे पास एक शिकायत आई कि यहाँ वाइफ स्वैपिंग का खेल चल रहा है। क्योंकि बड़े होटल्स की बात चल रही थी, तो मतलब ये कहाँ, मतलब मेरठ की बात है? पहले मैं मेरठ की बात कर रही हूँ। तो हम लोग से थोड़ा सा इधर उधर जांच पड़ताल की तो पता लगा बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और सच में कहूँ तो मैं हाथ नहीं डाल सकी उस समय, और मैं समझ भी नहीं रही थी क्या है वाइफ स्वैपिंग। जो मुझे बता रहा था वो खुद नहीं जान रहा था, खुल के नहीं बता, कोई थे प्रेस से, वो खुद भी कह रही दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है। मतलब पति पत्नी ये तो मुझे पता लग रहा है, क्योंकि मेरे पास जो लड़की आई वो किसी की वाइफ थी और वो रो रो के बता रही थी कि पत्नी बदला बदली होती है। अच्छा। और इसकी पत्नी किसी और के साथ, उसकी, मैंने कहा ऐसे कैसे, चॉइस कौन करता है? बोले चॉइस नहीं है, एक टोकरी में चाबी डाली जाती है गाड़ी की, और जिसके हाथ में जिसकी गाड़ी आ जाए, चाबी आ जाए, वो उसकी बीवी उसके साथ जाएगी। देखिए, और वो उसकी बीवी के साथ जाएगा जिसके पास है। तो ये क्या मतलब हर शहरों में है कि क्या है? कि देखिए बड़े शहरों में अब ये बहुत है, अब बहुत है, क्योंकि आप कर नहीं सकते, आप क्लब्स में जा नहीं सकते, रेड आप कर नहीं सकते, होटल 5-7 स्टार होटल्स में आप जाके पूछ भी नहीं सकते। कैसे पूछेंगे? और वो जो बड़े लोग हैं सो कॉल्ड, उन्हें बड़े नहीं मानती। सच्चाई तो यह है प्रिया जी, मैं उन्हें नीचता की अंतिम श्रेणी पायदान पर खड़े हुए लोग मानती हूँ, जो अपने परिवार को यूज कर रहे हैं, जो अपने समाज को गंदा कर रहे हैं। बिल्कुल, बस बिल्कुल। तो ये अतुल जी, असली सच्चाई क्या है? ये वेश्यावृत्ति ने इतना घिनौना रूप कैसे ले लिया? देखिए मैं अपने अगर 31 साल होंगे, मैं सितंबर में मुझे 31 साल हो जाएंगे, उनको देखते हुए कहूँ तो पहले मैं जाऊँगी रेड लाइट एरियाज में। रेड लाइट एरियाज का जो स्वरूप था वो नाचने गाने का और लोगों का मनोरंजन करने का। समय धीरे धीरे बदला, मनोरंजन का हमारे पास टीवी आ गया। हालांकि उसमें केवल न्यूज़ थी, उस समय दूरदर्शन था, फिर मेट्रो आता है, उसमें थोड़ा सा मनोरंजन हमारा शुरू हुआ। उसके बाद धारावाहिक आता है, चाहे वो घर घर की कहानी या वो इस तरह के, थोड़ा सा बदलाव आया। हालांकि लोग एक पर्टिकुलर वर्ग उनको भी पसंद नहीं कर रहा था। ये क्या फैला रहे कि भाई वो कसौटी जिंदगी की, एक शादी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, ये कौन सा तरीका है? लोगों को नहीं पसंद आ रहा था, मतलब और 99% लोगों को नहीं आ रहा था, लेकिन फॉर फन देख रहे थे, उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे थे। अभी आता है, अब देखिए ये बदलाव फिल्म उसके बाद आई। फिल्म हमारे ज़माने में भी लोग कहते थे, कुछ पर्टिकुलर ऐसे हॉल्स थे जिन्हें फिल्म कोई लगाई पुरानी और बीच बीच में उसके कहते थे क्लिप्स डालती अश्लील, बंद हुए वो, उन पे छापे भी लगे। वो चीज़ों ने बदलाव लाया और बदलाव वहाँ आया, इनका बदलाव वहाँ आया, क्योंकि वहाँ लोगों ने जाना बंद कर दिया। अभी गाना सुनने के लिए उनके पास दूरदर्शन है, चित्रहार आ रहा है, वो गाना सुन लेंगे। फिल्म देख सकते हैं वो आराम से, जिनके पास पैसा है वो फिल्म देख सकते हैं, वहाँ जाना कम हो गया। अभी उनके पास क्या रास्ता था? और मैं अपनी भी गलती मानती हूँ कि जैसे ही मैंने उन्हें प्रेरित किया, पढ़ो पढ़ो, मुझे 10 साल लगे, पढ़ो, बच्चे जाने लगे, उनके में थोड़ा सा बदलाव आया, मेरे प्रति भी उनमें बदलाव आया। लेकिन हम जैसे जो नराधम पड़े हुए हैं, नरपिशाच पड़े हुए हैं, वो अपनी बहन बेटियों को बहका के वहाँ लाने लगे, कभी शादी के नाम पे, कभी प्यार, फर्जी प्यार में, कभी नौकरी के नाम पे, इस नाम पे ला के वहाँ बेचने लगे। और वो वेश्यावृत्ति का सबसे भयानक और गंदा स्वरूप था, जहाँ लड़की की अपनी कोई मर्जी नहीं थी, ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं है आज भी। वो उनको, वहीं की एक महिला मुझसे कहती थी कि बेटा इनके मुंह पे एक बार चूना लग जाता है तो ये किसी काम की नहीं रह जाती। अच्छा। यानी पाउडर लपेट के और
कोई मेकअप नहीं होता कि पाउडर बहुत सारा लगाया, मोटा मोटा ऐसी आंखों में काजल लगा, बहुत सारी गंदी एक डब्बी में आई कुछ क्रीम जैसी, वैसलीन जैसी, और उसमें लाल रंग मिलाया, कभी नीला मिलाया, कुछ भी मिला लिया और वो लगा लिया, आंख पे लगा लिया। वो उनका मेकअप होता है। कि ये जिसके चेहरे पे लग गया वो नहीं है। और जिसको खिड़की पे झांकने की आदत होगी किसी घर की जीनत नहीं बन सकती, ठीक आदत में शुमार हो गया, इसलिए कोशिश मत कर। पर ठीक है, उनका अपना कहना, मेरा अपने अलग जगह था। लेकिन अगर वर्तमान में हम जाएं, केवल वाइफ स्वैपिंग की आपने बात की, अगर उससे भी ज्यादा वर्स्ट देखें तो आप ओटीटी पे क्या चीज नहीं परोसी जा, बिल्कुल सभी, और सेंसर में नहीं ला रहे उसको। आप फिल्मों पे सेंसर कर रहे हैं छोटी छोटी बात पे। अगर कोई बात भी कह दी बीप करते हैं आप, लेकिन वहाँ खुला दिखाया जा रहा है कि मिर्जापुर जैसी चीज में, कि मुझे भी कोई टोक रहा था कि आप नाम लेके कह रही हैं, कल आप पे ये लोग कुछ भी करेंगे। मैंने कहा मारेंगे ही ना, अब इस उम्र में और कुछ रहा नहीं ज्यादा मुझे। आप देखिए वो ससुर के साथ भी जाके सोती है, पति के साथ भी, उसके सौतेले बेटे के साथ भी, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी खुलेआम दिखा रहे हैं। खुलेआम दिखा रहे हैं। उसमें से किसका बच्चा है सब वो जानती है, केवल बच्चा भी पैदा कर रही है। क्या आप मैसेज दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वेश्यावृत्ति बुरा नहीं है, करिए खुल के। ये क्या कानून हमारा कहता है, आईटीपी एक्ट, 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष अगर सेक्सुअल इंडल्ज हैं, इसका मतलब वो वेश्यावृत्ति है। अच्छा, और ये क्या है जहाँ दिख रहे हैं अभी वो ससुर के कमरे में से, फिर पति के में, फिर उसमें, और उसमें क्या दिखा रहा है? ये आप उसमें चले जाइए आश्रम में, ठीक है, आपने एक गंदगी को बाहर निकालने का प्रयास किया, और मैं कम से कम उन जैसे निर्देशक से ये उम्मीद नहीं करती थी, बिल्कुल प्रकाश झा जैसे से, कि वो ऐसा करेंगे। अच्छा किया उन्होंने, एक गंदगी को बाहर निकाला, लेकिन उस गंदगी को इतना एक्सपोज करने की कहाँ जरूरत थी कि वो दिखाएं कि वो बाबा कैसे रेप कर रहा है, उसके कर्मचारी कैसे रेप कर रहे हैं, कौन लड़की कैसे लाई जा रही है, उनको नंगा दिखाने की। ये कौन सा तरीका था? बिल्कुल। यानी हमको उस जगह धकेला जा रहा है, फिर वो खराब औरतें क्यों? फिर वो मतलब फिर और चीजें घनौनी देख देख के बढ़ती जा रही हैं। भाई आप कुछ देखेंगे, सपोज करो मेरे पास खाने को नहीं है, और मैं 2 रोटी किसी तरह खा रही हूँ, आपको मैंने देखा आप तो पूरी सब्जी और भाजी और सब चीजें खा रहे हैं, मेरा अंदर से मन करेगा मैं भी खाती काश, है ना? तो मैं उसके लिए लूट खसोट करूंगी, कहीं चोरी करूंगी। वही सेम बात है। और ये एक ऐसी घिनौनी प्रवृत्ति है मर्द की कि जो जब उसके अंदर जाती है तो उसको जो छोटी सी बच्ची नहीं दिख रही, तो वेश्यालय में कौन दिखेगा उसको? बिल्कुल। और वहाँ वो कमजोर लड़कियां निकलना नहीं चाहती वहां से। कैसे निकलेंगी? जो एक बार उन सीढ़ियों को चढ़ गई, उनके पास उतरने का कोई साधन नहीं है, कोई नहीं होता। मैं जब निकालती हूँ मेरे कपड़े फटते हैं, गालियां सुनती हूँ, गंदगी सुनती हूँ, सब चीजें सुनती हूँ। आसान नहीं होता। आप तो कहते हैं ना कि 200 रुपए के लिए वो जाती है और खुद को एक्सपोज करती है। मैं मतलब मैं ज्यादा सुंदर हूँ, या मैं, वहाँ फेस वैल्यू है ही नहीं, बिल्कुल। वहाँ नहीं पूछता कोई, वहाँ देखते हैं आप यहाँ से यहाँ तक कैसे हैं, कैसे, बिल्कुल, कितना आपका शरीर भरा हुआ है। औरत होने पे अफसोस होता है। उनके संग क्या क्या किया जाता है ऐसे? देखिए कोई लड़की ना माने, सब कह के छुट्टी पा जाते हैं, वो निकलना नहीं चाहती। पूछ के तो देखिए एक नन्ही सी मासूम जब आई हो और वो तैयार ना हो रही हो, रो रही हो, वो मना कर रही हो, मेरे नहीं, मैं नहीं करूँगी। मिर्ची डाल के उसके साथ सेक्स किया जाए, चूना डाल के उसके साथ सेक्स किया जाए, और वो मुस्तंडे जो 50-50 साल के 6-6 फुट के जो रखे हुए हैं, वो इतनी निरीह सी एक चिड़िया जैसी लड़की से हार्मोन्स के इंजेक्शन दे के, हार्मोन्स की, उनको ऑक्सीटॉक्सिन दे के जब ये सब करें तो वो कैसे हिम्मत करेगी? बताइए ना। तड़पती हुई लड़कियां देखी है मैंने, हाथ में ऐसे ले जाके देखिए कि डॉक्टर मुझे ऐसा फटकार रही, क्यों लाई इसे? अच्छा, जब नहीं मना किया, नहीं था मेरे पास कोई रास्ता मना करने का, मैंने तो देखा ही नहीं ये कब कर दिया, कब हो जाता है। नहीं, वो तो वो चरम है। और आज हम जिस समाज में जी रहे हैं ना प्रिया जी, बहुत जल्दी हम, संस्कृति तो हमारी खत्म हो चुकी। बिल्कुल, कोई संस्कृति नाम की हमारे पास चीज नहीं है, फैमिली हमारे पास नहीं है ना। एक तो ये हम चिल्लाते हैं एक दूसरी कम्युनिटी, इतने बच्चे हैं, वो इतने, वो ये, आप क्या हैं? आप एक बच्चा पैदा करते हैं, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है, परिवार खत्म हो गया। संस्कृति ये हमें ओटीटी पे जो कुछ परोसा जा रहा है ये खत्म हो गया। आप देख नहीं सकते। अगर आपने कोई चैनल लगा लिया और कोई बच्चा आ जाए तो मैं घबरा जाती हूँ। मैं पहले ये देखती हूँ कि कोई बच्चा तो नहीं है मेरा घर अक्सर भरा रहता है और भी लोगों से। हाल ही का मैं एक वाकया बताती हूँ आपको। अभी आजकल ये दुबई में काफ़ी शेखों के पास इन्फ्लुएंसर और ये एस्कॉर्ट्स वगैरह जा रही हैं, मॉडल्स जा रही हैं,
और पहले उनको पैसे दे दिए जाते हैं, फिर वो जाते हैं, वहाँ उनके संग घिनौना हरकत होती है। यहाँ तक कि होता है कि उनके ऊपर पॉटी तक की कर दी जाती है और उनको बाहर सड़कों पे फेंक दिया जाता है। इसको आजकल नाम दिया गया पॉटो पॉटी पार्टी। आप तो बताइए वो, और आजकल ये दुबई का क्या, अब धीरे धीरे ये मुंबई तक हाल आ रहा है ये सब ऐसे। मैं यही एक बात कहूंगी कि आखिर उनको इन्फ्लुएंसर क्यों कर रहे हैं? आप जैसे लोग आवाज उठाइए कि आपके पास सशक्त माध्यम है कि उन्हें इन्फ्लुएंसर मत कहिए। उनको आप सेक्स वर्कर क्यों नहीं कह रहे? उनको तो पता है ना वो किस काम के लिए जा रही हैं। और ये उनका अपना वो है कि वो कमजोर पे ताकत की आजमाइश कैसे करें। और ये मर्दानी आदत है, और उनमें तो खास तौर पे है उधर कि वो है उस कमजोर को इस तरह से बाज के डैनो जैसे में जकड़े। तो वो उनके पास बताइए उनके ऊपर पॉटी कर रहे हैं, क्या उससे पहले क्या क्या नहीं बीता होगा, हाँ। क्या क्या नहीं किया होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऊंट दौड़ बंद हुई अभी। ऊंट दौड़ में हमारे देशों से, एशिया कंट्रीज से छोटे बच्चे अपहरण होके जाते थे। 2-2 साल के बच्चे, और वो शेख उन्हें ऊंट पे बांध देते थे। अच्छा। और जब ऊंट दौड़ होती थी तो बच्चा चिल्लाता था डर से। अच्छा। और वो जब तक दौड़ता था ऊंट उतनी तेज जब तक वो बच्चा मर ना जाए, उसकी चीखें बंद ना हो जाए। अच्छा। ये वर्स्ट रूप था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। अच्छा। तो आप उन्हीं शेखों के पास आज आप इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं खुद को, क्या सोच के जा रही हैं? बिल्कुल। क्या चाहिए आपको? कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी की जिसमें आपने स्त्री को वाकई में बचाया है और उसने जिंदगी अच्छी जी है उसके बावजूद? देखिए, मैं ये कहूंगी, मैं जिस कहानी को आपसे बताने जा रही हूँ उसको मैंने नहीं बचाया, सच बात तो ये है, पर मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। वो महिला महाराष्ट्र की थी, सुंदर भी नहीं, लेकिन उसके तथाकथित प्रेमी ने घर से भगाया। उस समय शायद उसने हाई स्कूल किया था और यहाँ लाके भेज दिया। फिर वो कभी लौट के नहीं आया। पहले तो हमने कोशिश की उसको थोड़ा, भाई हाई स्कूल तुमने कर रखा है, तुम्हारे लिए मैं कोशिश करती हूँ आंगनवाड़ी हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कोई पहचान नहीं थी उसके पास। हाई स्कूल का कोई प्रमाण पत्र नहीं था, कुछ भी उसके पास नहीं था, तो नहीं कर पाए। तो मैं धीरे धीरे, एक दिन वो मुझे अचानक कहती है कि दीदी मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। उनका किससे? बोले एक है मेरा, मतलब अब उन्हें पता होता है मेरा बाप कौन है इनका। मैंने कहा बेटा वो तो शादीशुदा है। क्योंकि तो मैंने तो उससे कह दिया कि मैं तुमसे ना शादी की जिद कर रही ना किसी चीज़ की, पर मुझे एक अपना चाहिए, कोई मेरा हो। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। और थोड़ा भावुक होकर उसने ये बात कही, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर शर्त दे क्या कि तू उसी इसमें नहीं डालेगी, दीदी वो आपके ऊपर छोड़ दूंगी। इतनी मासूमियत से कहा। मैंने वो वादा निभाया उससे, उसकी बेटी हुई। अच्छा। और मैंने कहा ये पढ़ेगी, चिंता मत कर। पढ़ाया, हर से पुरानी बात हुई। और वो लड़की पढ़ती रही, फिर उसने बीकॉम किया कुछ, और थोड़ा टेक्निकल कुछ किया। फिर उसने इस बीच ना वो एग्ज़ाम देती रही। अच्छा। हमको नहीं, मैं ज़्यादातर हॉस्टल में रखती हूँ बच्चों को, तो मुझे ये नहीं पता लगा कि वो कब एग्ज़ाम दे रही थी या नहीं दे रही थी। एक दिन मुझे बड़ी माँ बुलाती थी, उसकी माँ ने ही सिखाया होगा ऐसे बोलना, और तो ज़्यादातर मुझे आंटी बुलाती हैं या दीदी कहती हैं। तो उसने मुझे फ़ोन किया है, बड़ी माँ आप आ जाओ। मैंने कहा क्यों? मैं पीओ हो गई हूँ, बैंक प्रोबेशन ऑफिसर। अच्छा। मैं तो भागी चली गई। कस के उसे गले लगाया, तो उनका बेटा तूने बहुत बड़ा काम कर दिया। और मैं बोल रही हूँ कि नहीं मैंने बड़ा काम नहीं किया, बस मैं अपनी माँ को इस नर्स से निकाल कर ले जा रही हूँ, आज आपको मेरा साथ देना। मैंने कहा कहाँ पे तेरी पोस्टिंग है? और उसने हंस के कहा महाराष्ट्र, मुंबई। मैंने कहा मुंबई क्यों, इतने दूर क्यों चुना? बोली नहीं मेरी माँ का घर तो वही है, यहाँ हमारा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो और बताऊँ कि मैं एग्ज़ाम देने गई, माँ को पता है और आपको नहीं पता, कि मना कर देती हैं, आपके अकेले नहीं भेजेंगे। लेकिन मुझे मम्मी ने एड्रेस दिया और मैंने अपने नाना नानी को ढूंढ लिया। अच्छा। और उनसे कहा कि मेरे पापा मर गए थे और उन्होंने माफ़ कर दिया मेरी मम्मी को। मेरा मुंह देख के वो खुश हैं, और अब मैं अपनी मम्मी को उसके घर ले जा रही हूँ। उससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी का कुछ पल ही नहीं था। बिल्कुल, ये तो बहुत ही मतलब और जब स्टेशन उसको छोड़ने गई, उसने कहा कि ठीक है बड़ी माँ चलती हूँ। फिर उसे अचानक याद है, मैं कभी चलती हूँ नहीं कहती हूँ, फिर मिलते हैं। मैंने कहा मैं आती हूँ माँ। बड़ी माँ मैं आती हूँ, और आप मेरी शादी में आएंगी? मैंने कहा हाँ, लड़का भी ढूंढूंगी। नहीं, लड़का मैंने ढूंढ लिया, वो भी बैंक में है। अच्छा। और मैं अभी फरवरी में उसकी शादी में गई हूँ। अच्छा, गई हो? हाँ, मैं शादी में गई हूँ। और खुश हैं वो? बहुत खुश।
नानी बहुत खुश, वो उनको नहीं पता कि ये कहाँ थी। मैंने कहा भाई ये बच्चा है, हो गया, वो छोड़ के भाग गया, बदमाश था, हाँ, तो मैं ठीक रहनी है। मुझे इससे ज्यादा मेरे लिए और कोई खुशी का पल कभी आया ही नहीं। दुखी के लिए आए मैं हमेशा, वो मेरा सबसे बड़ा पल था। स्थानीय प्रशासन आपको हेल्प करता है, जैसे पुलिस वगैरह, कुछ हेल्प मिलती है आपको? ना, कुछ नहीं, मैं तो पुलिस से मांगती भी नहीं। अच्छा। मैं, मीडिया मेरा साथ देता है। मैं जब लड़की रेस्क्यू करने जाती हूँ मीडिया को साथ रखती हूँ। हाँ, जब रेस्क्यू हो जाए उसके बाद पुलिस को सूचना करना स्वाभाविक बनता है, क्योंकि उसके बाद तो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है कि उसको कहाँ पे रखा जाए, कैसे रखा जाए, तो तब देती। पर वो सुरक्षित रखती है पुलिस उसको? नहीं, वो तो फिर नारी निकेतन जाती हैं और वहाँ से चूंकि डीएम के पूरे वो होते हैं, उसके बाद शादियाँ वादियाँ होती हैं उनकी आइडेंटिटी छिपा के, तो सबका पुनर्वास होता है। जिनके घर वाले आ जाते हैं उनको तो हम सुपुर्द करते ही करते हैं। लेकिन लेकिन जो नारी निकेतन जाती है उनका पुनर्वास होता है अच्छे तरीके से प्रशासन। लेकिन हमारे साथ सहयोग की बात है तो कतई नहीं। क्या कोई व्यक्तिगत रूप से कोई भावुक या कोई यादगार पल आपको जो भूलना कठिन है, मतलब बहुत ज्यादा? ऐसे तो बहुत सारे हैं, कोई एक मतलब ऐसे कोई व्यक्तिगत? मैंने अभी कहीं जिक्र नहीं किया, वैसे तो मैंने बहुत सारे ऐसे पलों का जिक्र किया, पर एक मेरा ऐसा पल है कि जिसको मैं कहना नहीं चाहती थी, पर आपने मुझे, मैं पुराना दोहराना भी नहीं चाहती थी जो मैंने और जगह कहा। छोटा सा एक बच्चा था। अच्छा। और जब भी मैं जाती, मुझे नहीं पता था किसका इनमें से, वो पता भी नहीं होता, कोई नहीं बताती मेरा है, अगर है विवाह तो मैंने ऐसी गोल मटोल सा था, मैंने ऐसे उसके गाल ऐसे किए तो उसने पलट के मेरे किए। अच्छा। पलट के, मैं बैठी हुई थी, मेरे किए, तो मैंने कहा ये क्यों, तो कहता ये क्यों, ऐसे उसने मुझे बोला, तो मैं ऐसे इसको अपने पास कर लिया। तो देखिए, मैं हैरान हुई इस बात को, मुश्किल से 4 या 5 साल करा होगा मैंने उसे। हाँ, उसे ऐसे भर के और ऊपर करा, तो उसने मेरी गर्दन ऐसे पकड़ी यहाँ से और ऊपर खिसक गया। अच्छा। मैंने और ऊपर उसको खिसका लिया ऐसे। मेरे कान में बोलते मेरी माँ को बचा लो। अच्छा, कान में बोला? थाने में बोला। हाँ। और फिर हंसते हुए बोला देखो मैं चढ़ गया ना आपकी गोद में। ऐसे करके मैं हैरान हो गई कि इतना सा बच्चा इतना समझदार, इसका मतलब क्या कुछ नहीं देख रहा है ये इस समय। मैंने भी फिर उसको ऐसे प्यार करती हुई, कौन सी तेरी माँ, ऐसे उसको कहा। फिर वो भाग के चला गया, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, ऐसे करके गया और सीधे अपनी माँ के पीछे छिप गई। अच्छा। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब इस समय बताना कि मुझे पता लग जाए, क्योंकि इतने में उसने मालकिन ने कहा चल इधर बैठ, उसे जाने दे, उसको माँ को कस्टमर के साथ चलाया। अभी तो मुझे ऐसे हो गया, अभी जो मेरे साथ है, मैंने इसको कहा कि देख मैं दोबारा जाऊंगी तो शक करेगी, बच्चा गायब कर देगी। 1-2 दिन बाद तू जा और उस बच्चे के कान में कैसे ही प्यार से करते हुए ये कह दियो कि मुझे उन्होंने भेजा, और धीरे से उसे एक नंबर दे दिया। अच्छा, आपका नंबर? हाँ, वैसे मैं ज़्यादातर रखती हूँ हमेशा पर्ची छोटी छोटी बना के, मैंने को दे दिया। ये गई कई दिन बाद, रोज उसे खिलाते थोड़ी देर इधर घुमाती रही, उसके साथ खूब घूमी फिरी, ये दे मम्मी को दे देना, ऐसे उसने कह के दे दिया। उम्मीद तो नहीं थी हमें, लेकिन उसको 6-7 साल हो गए तो वो थोड़ा भरोसा करती थी उस पर, क्योंकि 4-5 साल का तो उसका बेटा ही था। उसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे बचा लो। मैंने कहा तुम कहाँ की हो, तो उसने ये गाना कि आपके शहर की। अच्छा। मेरे पैरों तले दड़की सक गई कि इतना भी हो सकता है, मेरे शहर की। और फिर जब उसने कहा ना, उसे तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोली, उसने कहा आपके शहर की नहीं, आपके ही गांव की। अच्छा। ये मुझसे से कहा कि, मैंने कहा तुम कैसे जानती हो मेरा गांव? मैंने अपनी फैमिली को हमेशा अलग रखा सबसे, बिल्कुल। मेरा गांव कैसे जानती हो? उसने मुझे कहा कि क्या मैं आपको बुआ बुला सकती हूँ? मैंने कहा हाँ बुला सकती हूँ। तो सुना मैं प्रॉपर आपके गांव की नहीं, लेकिन आपके गांव के बराबर का के गांव में से हूँ, और इसीलिए आपको बुआ कह रही हूँ, मुझे बचा भी यहाँ से। यहाँ कैसे आई? तो बोली कि वो भी बड़ी कहानी है। गांव में वो आए थे पोलियो पिलाने वाले, उनमें एक लड़का था जिससे मुझे प्यार हो गया। अच्छा। और मैं उसके साथ 3 दिन के प्यार में चली आई, 3 दिन की केवल 3 दिन उन्होंने पोलियो पिलाया हुआ, हर रोज़ जाते थे, हर रोज़ आते थे, और उन 3 दिन में वो उसके साथ चली आई। और मैंने कहा फिर मुझे दिल्ली बेच दिया उसने। अच्छा। और यहाँ कैसे आई कि यहाँ तो मैंने जिद की, वही मेरा बच्चा पैदा हुआ, यहाँ तो मैंने जिद की कि देखो मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, बच्चा मेरा हो गया, वो आदमी मुझे छोड़ के चला गया, मुझे मेरठ भेज दो, मुझे लगेगा कि मैं अपने घर में हूँ, वहाँ से कभी नहीं भागूंगी। वो हाँ, अब मेरे लिए वो जूझ, जब इसने मुझे बताया तो ये भी रोती रही, मैं भी रोती रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने सबसे जिक्र किया, किसकी लड़की गायब हुई, आसपास के गाँव में भी पूछा कि किसकी लड़की 4-5 साल पहले कोई भाग गई थी क्या लड़की,
और पूछा अभी हमारे गांव ऐसे कि चूंकि एक ही कम्युनिटी के हैं तो सब तब उसी तरह से दीदी अबू बुला के करते। मैंने पूछा बताओ भाई किसकी ढूंढो। फिर थाने में हमने देखा कि भाई कब कब कोई FIR लिखी गई हो, गुमशुदगी लिखी गई हो। इतनी भली कहाँ पुलिस बताने वाली, लेकिन कुछ लोगों की मदद ली तो हमको मिल गया कि भाई लड़की गायब हुई 2007 में। अच्छा। फिर सब घर परिवार का पता किया, ये है। हमने उसके घर वालों से मिलना पहले उचित समझा। हमने पूछा कि लड़की चली गई थी, FIR के बाद कभी पूछा? बोले FIR कहाँ हुई थी, गुमशुदगी तो हुई थी। मैंने कहा तो तुम 24 घंटे बाद जाते? बोले क्या हमारे से तो भाग गई, तुम मर गई। अच्छा, बस वही सोच लियो। हाँ, मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। और अगर वो जिंदा हो तो भी क्या, उसके साथ रहे, जिसके साथ रह रही है, दुखी रहे सुखी रहे, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते। मैंने फिर उनको परिचय दिया कि मैं उनकी बेटी हूँ ऐसे और उनकी भाई बहन हूँ। तो थोड़े से वो घबराए, मैं कही नहीं बहन जी, बहन हो आप तो हमारी, अब हमारा उससे कोई मतलब नहीं। आपको मिली थी क्या? मैंने कहा हाँ मिली थी। कह रही थी कि एक बार मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, एक बार मम्मी से मिलना चाहती हूँ। ना, हमारे घर में कोई जगह नहीं उसकी। नहीं होता। उनका फिर सोचो एक बार, ना हमारे घर में कोई। और मैंने कहा अगर मैं उसे यहीं रखवा दूँ कहीं आसपास कमरा लेकर तो तुम्हारी छाती पे रख दूंगी। मैं बता रही हूँ इस बात को। मुझे जिद हो गई थी फिर इसी बात की। तो उसने कहा देखो, उसकी मम्मी बोली कि देखो जीजी आप हमसे जिद करोगी तो हम रख लेंगे, मगर हमसे उम्मीद मत करना हम किसी तरह के किसी के सामने लाएंगे उसे, अलग बैठी रहे कमरे में, हमारे किसी काम में हाथ नहीं लगाएगी, कि हमारे इर्द गिर्द नहीं रहेगी, मेरे बच्चे आगे बड़े हो रहे हैं, इनकी शादी ब्याह में किसी में शामिल नहीं होगी। तो लियो, मैंने कहा ऐसे कैसे, वो क्या कुत्ता बिल्ली है कि ऐसे तुम्हारे बाहर पड़ी रहेगी? ये चरम सीमा थी उन माँ बाप की कि जो अगर बेटा चला जाता तो शायद उसे कैसे भी हाल में एक्सेप्ट करते थे। है ना। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो बेटी गुहार लगा रही है मुझे मेरे घर दिखा दो। वो मेरा ठिसली आई कि मैं अपना घर समझ रही हूँ और वो मुझसे गुहार लगा रही है, तो उसका बच्चा लगा रहा है छोटा सा। मैंने कहा भी कि आपका एक नाती, हमारा कोई नाती नहीं है। अच्छा, हमारा कोई नाती नहीं है। उन्होंने फिर नहीं रखा? नहीं, उन्होंने नहीं रखा, लेकिन फिर मैंने उसको निकाला, बच्चे सहित निकाला उसे और शादी की उसकी। अच्छा, अपनी देख रेख में की और खुश है वो। हालांकि उस लड़के को नहीं मालूम ये कहाँ से है, बस ये बताइए गांव है इसका, मगर किसी के साथ चली गई थी तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उसमें रह रही है। मेरे लिए वो ऐसा पहले, जब बच्चा बड़ा हो रहा है काफी, अच्छा 15-16 साल का हो रहा है, ज्यादा ही हो रहा है तो काफी लंबा चौड़ा एकदम, लेकिन और बच्चा नहीं है उसको। मतलब समाज के डर की वजह से एक्सेप्ट करना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जो अपनी बेटी का नहीं कर रहा है, तो लोग कहते हैं कि ये काम नहीं करना चाहती, तो वो एक्सेप्टेंस है। मैं कहती हूँ मेड बना के रखो अपने घर में, सैकड़ों काम है आपके घर में, रख लो। तो आप नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, एक्सेप्टेंस ही नहीं है समाज में, बिल्कुल। बस मैम, आप मेल प्रोस्टिट्यूशन के बारे में कुछ बोल रही थी, तो उसका क्या है? ये एक और कुछ ऐसा कि हमारी नेग्लिजेंसी है, हमारी लापरवाही है कि हम एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें ये नहीं देख रहे कि हम अपनी संस्कृति को कहाँ पहुंचा चुके। पैसे की जो अंधी दौड़ है उसमें हम वहाँ पहुंच चुके हैं जहाँ हमारे बच्चे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। हमारी अगली पीढ़ी बिल्कुल खत्म, ये हमारी लास्ट पीढ़ी होगी जो संस्कृति और सभ्यता की दुहाई देती होगी, इसके बाद कुछ नहीं। क्योंकि आज भी है, हम फोन नहीं देख सकते किसी के बच्चे का, हम उसके कमरे में नॉक किए बिना नहीं जा सकते। तो ये मेरे लिए वो है। और इसी में ये एक अलार्मिंग मैं बात आपसे कर रही हूँ कि अभी पुरुष वेश्या है, अच्छा, जिगोलोज हैं, जो अच्छे लड़के हैं, खूबसूरत, बॉडी शॉडी बनाई हुई है उन्होंने, उनके जिम में संपर्क है, उनके मसाज पार्लर्स में हैं, उनके स्पा सेंटर्स में हैं, और वो कॉलिंग पे जाते हैं। बड़े घरों की औरतें हैं, पैसे वाली स्पाज आजकल मॉडर्न बाजार हो गए, मॉडर्न हो गए हैं, तो वो जाते हैं उनके घरों में। जो 50+ औरतें हैं, सब, कोई भी इससे नीचे नहीं है, बल्कि 60+ औरतें हैं कि जिनको एक अपने आप को ये साबित करना है कि मैं आज भी खूबसूरत हूँ। और वो एक तरह, मैं सोचती हूँ कि वो एक तरह की डिप्रेशन में जी रही हैं, अगर उम्र को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं ग्रेसफुली। हाँ, वो एक उसमें जी रही हैं और वो ये जाहिर करना चाहती हैं कि एक जवान लड़का मेरे साथ सेक्स करके खुश होता है, और वो उस खुशी को कैसे जाहिर करती है कि मेरी किसी से बात होती है, देखिए ऐसी अननेसेसरी मैं कोई बात कहती नहीं, किसी से बात होती है तो वो मुझे कहती है कि आपको नहीं पता उसको मेरे साथ कितना अच्छा लगता है, वो इतना वो करता है एक्सप्रेस कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या कह रही हो आप? वो नहीं, ये सच है, आप मानो ना मानो, आप मत मानो, हमारी अपनी इच्छाएं हैं, और वो तब हमारे पास दोबारा क्यों आता है अगर उसको हमारे साथ आना नहीं। आप बताइए, आपका
80+ आपका वजन हो रहा है, आप थायराइड से हैं, आप शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको सांस नहीं आ रहा है, आपके स्टंट डल चुके हैं और आपको एक जवान लड़का पसंद कर रहा है, तो सब पैसे का खेल है। पैसा, उनके पास मोटा पैसा है, पति कहीं या तो बिजनेस में लिप्त है या एक दूसरे के साथ अब कोई संपर्क नहीं, या वो इसके इनकेपेबल है अब, और इस समय वो उस लड़के को हायर करती है। और फैक्ट ये है, वो कहती है मेरे पति को पता है, तब तू कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी को भी बुलाऊं। अच्छा, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हैं वो औरतें हैं। मैंने कहा एक दूसरे बात कराओगी, बोला ना ना किसी से, मैंने आपसे बता दिया, बस मेरी पहचान मत बताना। इनका मैं तो पहचान किसी को नहीं बताती हूँ, लेकिन ये तो बहुत, आपको लगता नहीं शेमफुल है कि आपका बेटा इतना बड़ा हो सकता है, आपका पोता बड़ा हो सकता है, सो व्हाट, मेरी अपनी इच्छाएं नहीं है। बताओ, देखो मतलब ये यहाँ तक हद तक मतलब ये पहुंच रहे हैं। हम बहुत नीचे गिर चुके हैं। मेरा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे ये एक अनुरोध है कि पीयूष मिश्रा को आपने अगर सुना हो तो कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। मैं सैल्यूट करती हूँ उन्हें कि उन्होंने ये लाइनें लिखी और उसको इतने मार्मिक ढंग से गाया। काश उनकी लाइनों के कोई अर्थ समझे। जितनी बच गई है उतनी बचा लो, वरना फिर कुछ नहीं बचेगा। विश्व गुरु तो आप कहलाते रहोगे, मगर संस्कृति के नाम पे जीरो। जो लोग हमें फॉलो करने आते थे, जो हमारी साड़ी पहनते, हमारे वस्त्र पहनते, आप देखिए पूरे वृंदावन में अलग अलग संस्कृति के लोग आए हुए हैं, हमारे वस्त्र पहन रहे हैं, हमारे जैसे टीका लगा रहे हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। कल जब उन्हें पता लगेगा आप क्या क्या करते हैं, नीचता की हद तक आप जा रहे हैं, कैसे इस देश को फॉलो करेंगे। बिल्कुल लौटा लाइए अपनी संस्कृति और सभ्यता को, मेरा सबसे ये अनुरोध है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप एक बहुत हाई लेवल सोल हैं जो कि एक इस धरती पे जन्म लिया है लोगों को जागृत करने के लिए। वैसे देखिए, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, और ये अगर किसी चीज़ के लिए बोला गया है तो किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए नहीं बोला गया है। हर फील्ड में मैं तो ये कहूँगी कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ लोग ख़राब होते हैं, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कहूँगी कि अच्छे बनने की कोशिश कीजिए, तो एक समाज बहुत बेहतर बनेगा और सबको जीने का अच्छी तरह से हक होना चाहिए, भले छोटा हो बड़ी बड़ा हो। तो मेरे यहाँ ही मैं अपना पॉडकास्ट ख़त्म करती हूँ और अतुल जी से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने दर्शकों को भी कहती हूँ कि आप ये मेरा चैनल देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दीजिए। अतुल जी भी अगर मैं कोई कमेंट का जवाब देना होगी तो वो ज़रूर देंगी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।